it's alright, yeah, yeah. It's alright, yeah. It's alright, yeah. It's alright, yeah, yeah. It's alright. हेलो, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं FSC हब। आज हम विजुअल गाइडेंस सीरीज का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहां पे हम एक डॉक्टर साहब से मिलेंगे और वो हमारे साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह उन्होंने ये जर्नी अपनी तय की। और इसके अलावा हम उनसे हर वो मुमकिन सवालात पूछने की कोशिश करेंगे जो कि नॉर्मल एक FSC और मैट्रिक के स्टूडेंट के माइंड में चल रहे होते हैं। लेट्स गो विद अस। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाज सुखेरा, जो कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, MBBS 4th ईयर के। और इन्होंने पहले ही अटैम्प्ट में अपना जो है ना MD-CAT एग्ज़ाम पास किया था और इनका एडमिशन हुआ था 2019 में। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप अच्छा, जो है ना सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो प्री मेडिकल है ये कौन से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करनी चाहिए और क्या समझते हैं आप? क्योंकि हमारे पास जो है ना 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट हर साल MD-CAT के एग्ज़ाम के लिए पेयर होते हैं और उनमें से 50% भी पासिंग मार्क क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन से स्टूडेंट्स को आना चाहिए प्री मेडिकल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये ना हमारे एजुकेशनल सिस्टम का फ्लॉ है, ठीक है। तो इधर हमारे पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग का ट्रेंड ही नहीं है। तो मैट्रिक लेवल पे ना इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। जो बच्चे हैं अपनी कैरियर काउंसलिंग करवाएं और दैन जिनका इंटरेस्ट है अपना इस फील्ड में, जो मेडिकल को फेवर करता है, जिनका IQ ज़्यादा है, तो उनको प्रमोट करना चाहिए। और जो दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उनको दूसरी फील्ड में जाना चाहिए। हमारे इधर बेसिकली ये होता है कि किसी को पेरेंट्स फोर्स करते हैं, एक ट्रेंड बना हुआ है कि बड़ा भाई बन गया है, सिस्टर बन गई है, या कोई रिलेटिव या हमसाया बन रहा है, तो आपने भी, वो पेरेंट्स कहते हैं जी वो देखें उनका बेटा बन रहा है तो तुमने भी डॉक्टर ही बनना है। तो बच्चे का माइंडसेट और तरफ होता है और लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हमें ये डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रही हैं। और जिसकी वजह से सुसाइडल रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ पाकिस्तान में। बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, नंबर नहीं आते, तो फिर ये इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं इन चीज़ों के। जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट जिसने FSC प्री मेडिकल रख ली है, तो अब उसको जो है ना इसमें कैसे इफेक्टिवली तैयारी करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे उसको करनी चाहिए, इस पे ज़रा आप बता दें। बेसिकली जो स्टूडेंट्स ना अपना ड्यूरिंग कॉलेज टाइम जो उनको होमवर्क मिलता है, जो डेली का डेली पढ़ाया जाता है, वो आएँ और डेली बेसिस पे उसको तैयार करें। देन इसके अलावा जो टेस्ट दिया जाता है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, डेली काम करें। तो टाइम से टाइम अगर आप चीज़ें करेंगे ना तो एट द एंड आप पे बर्डन नहीं होगा और आपकी नंबर ऑफ रिवीजन भी ज़्यादा होंगी और ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि एक सर जो आपको पढ़ाते हैं, कंसेप्ट देते हैं, अगर आप उसे डेली बेसिस पे पढ़ लेंगे ना तो वो वैसे ही आपके जहन में बैठते जाएंगे। एट द एंड बाद में वो आप चीज़ें भी आउट ऑफ माइंड होती जाती हैं और वो फिर प्रॉपर समझ नहीं आती है, वो जिसकी वजह से रट्टा प्रमोट हो रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे अकेडमीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। एक बच्चा जो कॉलेज में पढ़ के ना फिर उसको जो है ना अकेडमीज़ रखवाई होती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या FSC के बच्चे को अकेडमी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? मेरे मुताबिक ना अकेडमीज स्टूडेंट का बर्डन ही इंक्रीज़ करती हैं। आप एक स्टूडेंट है जो 6 से 8 घंटे कॉलेज टाइम पढ़ता है, देन उसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद एकेडमी के लिए चला जाता है और सेल्फ स्टडी का उसे टाइम नहीं मिलता। FSC और मेडिकल में ना बेसिकली सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू टीचर्स आपको पढ़ाते रहेंगे, आप जब तक खुद नहीं ना पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरे मुताबिक अकेडमीज़ ना ही जाएँ तो अच्छा है। आप बस कॉलेज का कायम डेली से डेली करें और जो टेस्ट हों उन्हें अच्छे तरीके से करें, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आप अकेडमीज़ वगैरह जाएँ। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें टेक्स्ट बुक जो होती है FSC की, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक, इनके अलावा कोई बुक्स, इनकी हेल्पिंग बुक्स पढ़नी चाहिए साथ में, और इस पे थोड़ा सा बता दें। मेजर प्रेफरेंस होनी है टेक्स्ट बुक्स पे ही। इसके अलावा हेल्पिंग बुक्स भी इफेक्टिव होती हैं लेकिन वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कंसेप्ट बिल्डिंग में आपकी टेक्स्ट व्यू ज़्यादा प्रेफर हो जाती हैं। लेकिन जो आजकल हमारा पेपर सेटिंग सिस्टम आया हुआ है, पेपर सेटर जो होते हैं ना,
ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह भी डाल देते होते हैं। तो इनके लिए आपको चाहिए कि ना एक दो हेल्पिंग बुक्स वगैरह भी आपने साथ रखा करें, ताकि मेजर आपने ना जो क्राइटेरिया बनना है वो आपके एफएससी के नंबर भी काउंट होने हैं। तो कंसेप्ट्स तो आपको एमकैट में इफेक्टिव हो जाएंगे, आपने नंबर लेने हैं ना, तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक इसकी फिजिक्स होती है और बायो केमिस्ट्री की, तो आपको हैंडबुक भी रखनी चाहिए ताकि आप जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, इसके अलावा ये हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं एफएससी में, तो क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए या किसी को कम टाइम देना चाहिए? जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जी, जी। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बता दें बच्चों को। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है जिसे फिजिक्स ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो उसे चाहिए सबसे पहले फिजिक्स पढ़ा करे, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करे, और देन जो उसे सब्जेक्ट आसान लगते हैं उनको थोड़ा सा कम टाइम दे दें, क्योंकि आपने सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो उस लिहाज से आपने तैयारी करनी होती है। जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है पहले कर लें। आर्ट्स के सब्जेक्ट का यही है कि आप उनको डेली बेसिस पे अगर कम टाइम भी देंगे तो ना वो चल जाता होता है, लेकिन उसके टेस्ट साथ साथ पढ़ता रहा करें और एट द एग्ज़ाम्स में उन्हें अच्छा टाइम दे दें। और बाकी जो ये साइंस सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनको आप डेली बेसिस पे ज़्यादा टाइम दें तो ये ज़्यादा बेटर होता है। हाँ, इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक और भी चीज़ आप बता दें कि जो पेपर प्रेजेंटेशन होती है ड्यूरिंग एफएससी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वो किस तरह अपनी पेपर प्रेजेंटेशन जो है ना इसको बेहतर कर सकते हैं? जी, पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा हाथ है इंसान के नंबर एफएससी नंबर में। मेरे ख्याल से एक टीचर को सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले ना उसका पेपर अटेम्प्टेशन स्टूडेंट को पहले बतानी चाहिए कि ये क्वेश्चंस हैं, उसका पेपर प्रॉपर पैटर्न बताएं, उसको पेपर लिखना सिखाएं, हर चीज़ अटैम्प्ट करना सिखाएं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए हमें। पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि जब एक एफएससी का स्टूडेंट अपने एफएससी की एग्ज़ाम्स पास कर लेता है, तो उसको एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए पाकिस्तान में एमडी कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उसके हवाले से अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा आपसे कि ये जो इसकी जो तैयारी है, एमडी कैट की तैयारी, ये कब से स्टार्ट करनी चाहिए एक स्टूडेंट को? देखें, एमडी कैट का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के राउंड अबाउट 3 मंथ्स के बाद होता है। तो जो टाइम ना एमडी कैट की तैयारी के लिए इनफ नहीं होता। तो इसके लिए ना जिन बच्चों ने एमडी कैट करना है या जिनका पैशन है कि हमने डॉक्टर ही बनना है, तो उनको चाहिए कि अपनी एफएससी से ही स्टडी स्टार्ट कर दें। मतलब इसका एमडी कैट में जो पेपर्स या क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। तो आपके जो साइंस सब्जेक्ट हो गए, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री, आपने इनको एमडी कैट के लेवल पे ही प्रिपेयर करना होता है। तो इनके कंसेप्ट वगैरह एफएससी से ही क्लियर किया करें। तो ये हाँ जी, इसके अलावा पाकिस्तान में जो है ना अब मोस्टली जो ट्रेंड चल चुका है एजुकेशन का, वो ऑनलाइन हो गई है एजुकेशन। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे होते हैं एमडी कैट के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि उस स्टूडेंट को फिजिकली एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन से ही वो तैयारी कर सकता है? मेरे मुताबिक फिजिकल तैयारी ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग में ना जब तक आप टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा, तो आप वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप ऑनलाइन में वो आपको लेक्चर देंगे, आप बैठ के सुन लेंगे, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो आप वो किसी से पूछ नहीं सकते। या जब आप अगर किसी टीचर से रेफरल पूछते भी हैं तो वो आपको ऐसा क्लियर नहीं करके बताएगा। तो फिजिकल स्टडी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। जी अच्छा, इसके अलावा हमें ये बताएं कि जो एमडी कैट की प्रिपरेशन होती है एफएससी के लिए, तो वो पंजाब की टेक्स्ट बुक यूज़ कर लेंगे, ठीक है, उसके पेपर भी दे लेते हैं एग्जाम और नंबर्स आ जाते हैं उनके। तो एमडी कैट के लिए भी आप क्या समझते हैं कि जस्ट टेक्स्ट बुक ही इनफ हैं या इसके अलावा भी कोई उनको हेल्पिंग बुक्स यूज़ करनी चाहिए? देखिए, आप एमडी कैट के लिए जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं ना, वो आपको उनकी रेफरल बुक्स देते होते हैं और मेरे ख्याल में उनका इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एक चीज़ है कि एमडी कैट में जो एमसीक्यूज आने हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम बोर्ड में देते होते हैं। पंजाब के बोर्ड में एमसीक्यूज होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं। तो उनका पैटर्न देखने के लिए किस टाइप का एमसीक्यूज आ रहा है, किस कंसेप्ट बेस से आ रहा है, किस रेफरेंस से आ रहा है, तो उसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी चाहिए। और इसके लिए आप कोशिश किया करें जो प्रीवियस एमडी कैट के पास पेपर्स हैं उनको प्रेफर करें। आप उधर से एमसीक्यूज देखेंगे, आपके टॉपिक भी क्लियर होते जाएंगे और चीज़ें वो भी हो जाएंगी। इनकी जो रेफरल बुक्स होती हैं एकेडमी की, ये इफेक्टिव होती हैं, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता। कोशिश करें कि आप टेक्स्ट बुक को पहले प्रेफर करें,
दूसरे नंबर इनको दें। अच्छा, इसके अलावा आप हमें कुछ टेक्निक्स बताएं कि किस तरह उनको यूज़ करके, क्योंकि आप जो हैं अब यहाँ पे आप एक स्टेज से गुजर के आए हैं, तो आप कोई टेक्निक शेयर करें जिसको यूज़ करके स्टूडेंट्स अपने जो सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप हासिल कर सकें। बेसिकली ये ग्रिप आपकी आनी है कि जब आप एफएससी में डेली बेस पे पढ़ेंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे और एमडी कैट का जो 3 महीने का आपका सेशन होना है और उसका टाइम आप अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे, तो आपने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अगर आप एक चीज़ करनी है तो आप फिर फुल डेडिकेट होकर वो चीज़ करें, तो इससे आपको थ्रू आउट आगे भी हेल्प मिलेगी। एमडी कैट अच्छे नंबरों से क्लियर होगा और आपका एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। अच्छा, अब एक स्टूडेंट है, उसने एकेडमी ज्वाइन कर ली है, अब उसके बाद वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स जो आप समझते हैं कि वो मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से वो जो है ना मतलब इसमें नाकाम होते हैं? बेसिकली जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो है टाइम वेस्ट की, क्योंकि वो एफएससी का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वो उसके बाद बंदा एक थोड़े से रिलैक्स पीरियड में आ जाता है, तो वो आपने वो बिल्कुल नहीं होना होता। 3 महीने का सेशन बहुत थोड़ा सेशन होता है एमडी कैट की तैयारी के लिए, तो आपने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना इन चीज़ों पे, ना इधर राउंड अबाउट देखना होता है। आपने थ्रू आउट आप आएँ फुली माइंड से, लेक्चर अटेंड करें, कंसेप्ट क्लियर करें, कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग है अफसर से पूछें, देन घर जाके उसे दोबारा रिवाइज करें, ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो देखने को मिलती है यहाँ पे वो ये होती है कि जब हम एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उसके दौरान उनको बहुत ज़्यादा वो जो है ना स्ट्रेस ले जाते हैं, डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो कोई ऐसी हमारे साथ आप टिप्स शेयर करें जिनको यूज़ करके वो मोटिवेटेड भी रहें, स्ट्रेस में भी ना आए, ताकि वो अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। देखिए, स्टूडेंट स्ट्रेस वही लेते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती। जब आप एक प्रोटोकॉल फॉलो करके आते हैं ना, आप एफएससी में अच्छा पढ़ेंगे, एमडी कैट में अच्छा लेक्चर अच्छे अटेंड करेंगे, तो अल्टीमेट आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑन फील्ड। तो स्ट्रेस तो होता है बाकी लोगों को देख के, बाकी स्टूडेंट्स को देख के, लेकिन आपने इन चीज़ों को एज ए मोटिव लेना होता है। एक स्टूडेंट आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपने डिग्रेड नहीं होना होता, बल्कि मोटिवेट होना होता है इन चीज़ों से। आप उसको देखें, वो आपने कंपेयर, सबको ही कंपेयर करना है, तो आप उन चीज़ों से आप मोटिवेट हुआ करें कि वो स्टूडेंट मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं घर जाके उससे अच्छा परफॉर्म करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको कम्पीट करूँगा। ये आपने अच्छा, इसके अलावा हमारे कुछ सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी एकेडमीज़ नहीं होती, तो इसलिए स्टूडेंट्स को अपने नेटिव सिटी से ट्रैवल करके किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है, तो वहाँ पे उनको हॉस्टल में रहना पड़ता है। वो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं अपने सिटी से बाहर, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है कि वो किस तरह वहाँ पे जो है ना अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं हॉस्टल में? सबसे पहला वो वेल मोटिवेटेड होना चाहिए। आप जब घर से निकले ना किसी चीज़ के लिए, तो आप बिहाइंड द सीन आप देखें, आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है हॉस्टल पढ़ने के लिए, तो आपने उधर हॉस्टल में टाइम ज़ाया नहीं करना। हॉस्टल में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5-6 लड़के एक रूम में रहते होते हैं, तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कोई सोशल मीडिया यूज़ करके इस तरह वो टाइम ज़ाया करते हैं। तो आपने टाइम मैनेज करना है अपना प्रॉपर, आप मोटिवेटेड रहें, पढ़ें और अपना बेस्ट दें, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा, इसके अलावा हम ड्यूरिंग एफएससी एक स्टूडेंट को क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि ड्यूरिंग एमडी कैट प्रिपरेशन उसको जो है ना थोड़ा सा कम स्ट्रेस हो और ज़्यादा वो स्ट्रेस ना ले और उसकी तैयारी जो है ना तकरीबन होनी चाहिए ड्यूरिंग एफएससी, तो वो क्या बेसिकली आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो आपने बेसिक है ना, देखें एमडी कैट में पेपर भी टेक्स्ट पंजाब पीटीबी की टेक्स्ट बुक से ही आता है, तो जो कि आप एफएससी में पढ़ते हैं, तो इसलिए जब आपने एमडी कैट देना है तो बेहतर है कि आप एफएससी से तैयारी स्टार्ट कर लें उस चीज़ की। आपने एक टॉपिक पंजाब बोर्ड के लिए तैयार करना है, तो आप उसका अच्छा कंसेप्ट क्लियर करके आप एमडी कैट के लिए उसको अच्छा तैयार कर लें, तो ये चीज़ें आपको अल्टीमेटली इफेक्ट फ़ायदा देंगी एमडी कैट सेशन में। जब आपके अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको जो चीज़ें एक्स्ट्रा करनी होती है एमडी कैट में, आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू आप पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक आप कम पढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपको ऑलरेडी फेवर करेंगी, क्यों आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा कितनी सिलेबस की रिवीजन करनी चाहिए एमडी कैट के सिलेबस की? आप बेसिकली इंसान को ना क्वालिटी को प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। आप ये नहीं होता कि आपने कितनी दफ़ा सिलेबस पढ़ा है, डिपेंड करता है आपको आता किस तरह का है। आप उस टॉपिक से एमसीक्यूज आ रहे हैं, आप उनको पिक कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो आपने क्वालिटी को प्रेफर करना है। जो चीज़ करें अच्छे तरीके से करें, लेकिन यह है कि बार बार रिवीजन करने से वो चीज़ें माइंड में पिक होती हैं, तो मैक्सिमम आप कंसेप्ट से और मैक्सिमम रिवीजन टाइम ज़ाया किए बगैर करेंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेगा।
अच्छा, हमें देखने को मिलता है बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एमडी कैट, लेकिन टेस्ट डे पे वो कोई ऐसे मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस गेम से। तो वो कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जो एक स्टूडेंट को जो है ना नहीं करनी चाहिए टेस्ट डे पे? पेयर प्रेशर, एक क्राउडिंग, एमडी कैट ना टोटल गेम ऑफ नर्व्स होती है। आप जब एक सिचुएशन से निकल के एमडी कैट देने जाते हैं ना, आप कह रहा हूँ बैठे होते हैं, आप पेपर देने जाते हैं, जब आप 2-4 हज़ार लोगों को देखते हैं तो आप प्रेशर हैंडलिंग करनी चाहिए। प्रेशर हैंडलिंग आपकी आती है जब आप एकेडमीज़ में एक बड़े लेवल पे टेस्ट देते हैं। आप एग्ज़ाम कम्पीट एग्ज़ाम किया करें। एमडी कैट से पहले डिफरेंट एकेडमीज डिफरेंट वो टैलेंट हंट टेस्ट करवाती होती हैं, आप उनको ज्वाइन करें, अब वो टेस्ट दें। आप क्राउडिंग को फेस करना चाहिए आपको चीज़ों को। जितना प्रेशर को ज़्यादा हैंडल करेंगे, नर्व पे कंट्रोल रखेंगे, तो उतना ज़्यादा आप एमडी कैट में परफॉर्म ज़्यादा कर सकेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे डिफरेंट अकेडमीज या डिफरेंट तंजीमें जो हैं ये मॉक टेस्ट करवा रही होती हैं वो अटैम्प्ट करने चाहिए? जी बिल्कुल, और उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एक एमडी कैट का वो सैम्पल पेपर ही होते हैं। क्या उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, आप क्राउड का नर्व प्रेशर कंट्रोल करना सीखते हैं, आप नर्व पे कंट्रोल सीखते हैं। तो ये चीज़ें आपको थ्रू आउट फिर एमडी कैट के पेपर में हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अब हम चलेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट टाइम वो अपेयर होते हैं एमडी कैट एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं तो वो फिर रिपीट करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब लगे रहते हैं, 2-2 3-3 साल तक रिपीट करते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो उनको जो है ना अवॉइड करनी चाहिए? कौन? बेसिकली रिपीटर्स का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। वो एक दफ़ा एग्ज़ाम दे लेते हैं ना, वो समझते हैं उन्हें हर चीज़ आती होती है, वो हर चीज़ पे उनकी ग्रिप है, वो बस जस्ट दूसरी दफ़ा अपेयर होंगे और एमडी कैट क्लियर करके एडमिशन हो जाएगा, जो कि उनका सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। तो मैं जब एज ए फ्रेशर पढ़ता होता था, मैं अपने रिपीटर को देखता था, वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते थे इस चीज़ पे, और इस चीज़ का उनको एट द एंड नुकसान भी उठाना पड़ा। तो सबसे पहले आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, बी हम्बल रहना है, और आप ये कंसीडर करें कि देखें मुझ में कमियां रही थी तो मेरा पहली दफ़ा एडमिशन नहीं हुआ था, तो वो कौन सी है, आपने उन्हें हाईलाइट करना है उन चीज़ों को, और उन चीज़ों पे ज़्यादा आपने फोकस करना है कि मेरी कौन सी गलतियां थी और मुझे अब उन पे ओवरकम करना चाहिए। अच्छा, हम जब अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो क्लास में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, या कुछ क्वेश्चन टीचर पूछे तो वो सबसे पहले आंसर कर रहे होते हैं। तो इससे भी बड़े बच्चे जो है ना स्ट्रेस ले जाते हैं कि देखें उनको आता है हमें नहीं आता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको ना मोटिवेट करनी चाहिए। एक आपका फेलो अच्छे आंसर कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उससे डीमोटिवेट हो जाएं, स्ट्रेस ले जाएं कि उसे आता है मुझे नहीं आता, तो ये गलत है। आपने खुद को सेल्फ मोटिवेटेड होना है कि मैंने एग्ज़ाम तो इसके साथ कंपेट करना है ना, तो अगर उससे आ रहा है तो मुझे भी आना चाहिए। तो आपने ये सोचना चाहिए कि मैं नेक्स्ट डे आके इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा, कि अगर कोई सर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं इससे पहले आंसर करूँगा। ये चीज़ होनी चाहिए, इंस्टेड आपके आप डिमोटिवेट स्ट्रेस लें, आप मोटिवेशन बनाएं इन चीज़ों को अपनी। हाँ। अच्छा, एक और कॉमन चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी और डिग्रीज में लाइक बीडीएस या कुछ और जो सोशल साइंसेज हैं, बेसिक साइंसेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो उसके बावजूद फिर वो रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दें कि कैसा करना चाहिए? अगर किसी स्टूडेंट का प्योर इंटरेस्ट है कि उसने डॉक्टर बनना है और वो इनफ कैपेबल है, समझता है कि मैं दोबारा कर लूँगा, तो उसे एक आधा चांस दोबारा ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से ना आपका जिधर हो गया एडमिशन, आप उसको प्रेफर करें। बेसिकली स्कोप फील्ड का नहीं होता, बंदे का खुद का होता है। तो अगर आप इनफ मास्टर उस फील्ड में मास्टर अच्छे से कर लेंगे ना, उस फील्ड में इतने एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू। देखें बाज़ का तो इंसान मेडिकल में आता है लेकिन वो इतना वेल परफॉर्म नहीं करता एमबीबीएस करके, तो वो इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बनता, तो वो भी मतलब एट द एंड अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं, डॉक्टर्स भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो वो बेसिकली इंसान खुद पे होता है। तो आप जिस तरह हो गया आप उसी चीज़ को कंसीडर करें और उसी पे काम स्टार्ट कर दें, एज़ कम्पेयर टू आप मल्टीपल रिपीटर टेस्ट दें इस चीज़ में। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं। ठीक है, वो खुद को ना बड़ा वो समझते हैं, कमतर समझते हैं कि हम जो है प्री मेडिकल हमने रखी है, हमारा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। तो क्या आप इस चीज़ के बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या दूसरी जो फील्ड्स हैं,
क्या उनको भी हमें प्रेफर करना चाहिए एज अ मेडिकल स्टूडेंट, या जस्ट MBBS ही उनके लिए ऑप्शन होता है? नहीं बिल्कुल दूसरे फील्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मेडिकल। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। होप सो कि जो स्टूडेंट्स के माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना आपका एडमिशन हुआ, तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह आपने मैट्रिक, फिर FSC, देन MD कैट जो है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर करके यहाँ तक आप पहुँचे। जी मेरी 2017 में मैट्रिक की थी मैंने, और मेरे 1065 आउट ऑफ 1100 मार्क्स थे। 2019 में मेरी FSC थी जिसमें मेरे 987 आउट ऑफ 1100 मार्क्स थे। और MD कैट हमारी बारी यूँ हुआ था कि इन्होंने 200 नंबर्स का कर दिया था और मेरे 189 मार्क्स आए थे, और इस तरह मेरा टोटल एग्रीगेट 92.1136 आया था और मैं FMU में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पे आप फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में अब आपका 4th ईयर है, तो जो आपने ख्वाब देखे थे FSC में डॉक्टर बनने के, तो यहाँ पे आके आपको कैसा फील हुआ? क्या आपका वैसे ही इंटरेस्ट अभी तक है, या कोई थोड़ा बहुत आप डीमोटिवेट हुए हैं, या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मैंने बड़ा गलत फैसला कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? देखिए, मैं डॉक्टर बनना था अपनी मर्ज़ी से, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी यही था कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो मुझे इधर आके कोई चीज़ नई नहीं लगी, मैंने जैसा सुना था वैसा ही है, बल्कि इसमें इंसान ज़्यादा मोटिवेट होता है, क्योंकि जब आपको कुछ चीज़ अचीव हो जाती है ना, जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश होती है, तो फिर चीज़ आप शौक़ से करते हैं। तो इधर आए, आपने कल को हुमैन को सर्व करना है, ठीक है, इंसानों की जानें बचानी है, तो फिर ये चीज़ आप सोच के और ज़्यादा मोटिवेट होता है कि मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा डॉक्टर बनूंगा, तो कल को इंसानियत की खिदमत करूंगा। इसके अलावा जो है हमारा FSC तक, मैट्रिक FSC तक जो सिस्टम होता है हमारा पाकिस्तान में, जो एजुकेशन सिस्टम है, टोटल हमें ऐसा लगता है क्रैमिंग है, ठीक है, तो वो बच्चे उससे बोर भी हो जाते हैं। तो अब MBBS में आके आपको क्या डिफरेंस नज़र आया FSC में और MBBS में? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे भी क्रैमिंग करनी पड़ती है? देखिए, FSC और MBBS में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है, प्रोफेशनल डिग्री है, यहाँ के आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल ही काम करना पड़ता है, ठीक है। हमारे इधर एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, हम उधर वार्ड जाते हैं, पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जो कि ये चीज़ें FSC में नहीं होती। FSC में आप सिर्फ बुक्स की हद तक ही रहते हैं, इधर ज़्यादातर आप प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है इन चीज़ों का। तो जी ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप सब लोगों को जो है ना आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी किसी स्टूडेंट्स के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच।